नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको गार्डियन कहा जाता है भारत के संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हिस्ट्री क्या है, इसमें जजेस के बारे में हम देखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कवर करेंगे, इनकी अपॉइंटमेंट, इनके रिमूवल, सैलरी, अलाउंसेस, कोलेजियम सिस्टम, एनजेएसी, सब चीज़ों को हम विस्तार से कवर करने वाले हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यहाँ पे हम इंडिया के एपेक्स जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, इसके स्ट्रक्चर, अपॉइंटमेंट प्रोसेस और कोलेजियम सिस्टम के इवोल्यूशन को विस्तार से कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। लेक्चर की पीडीएफ और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको हमारी ऐप में भी मिल जाएंगे, जिसको हम कुछ ही दिनों में लॉन्च करने वाले हैं। अभी तक लॉन्च नहीं करी है, लेकिन जब भी लॉन्च करेंगे उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी एक अलग वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी कवर करने वाला हूँ, वो भी आपको आज ही मिल जाएगी। सुबह आपको ये वीडियो मिलेगी और शाम को एमसीक्यूज वाली वीडियो मिल जाएगी। तो एक बार इसको देखने के बाद उसे भी जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इंट्रोडक्शन की। ये एक एपेक्स कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फाइनल इंटरप्रेटर है हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो हमारे भारत का लैंड का लॉ है, जो लॉ ऑफ लैंड है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। गार्डियन है हमारे राइट्स का। कौन से राइट? फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है, गार्डियन है। बैलेंसिंग व्हील की तरह ये काम करता है भारत के सिटीजन्स के राइट्स के और स्टेट की जो पावर्स है उसके बीच में। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोई एक ऐसा लॉ लेकर आती है जिसमें जो भारत के सिटीजन्स हैं उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं वो सीधे कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, कि भैया देखो ये लॉ है और इससे हमारा जो मौलिक अधिकार हैं वो वायलेट हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उस पूरे के पूरे लॉ को या फिर उस लॉ की कोई एक सेक्शन जो कि स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है, उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। ये पावर है सुप्रीम कोर्ट की। तो इस प्रकार से ये सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स और जो स्टेट की पावर्स हैं उन दोनों के बीच में बैलेंसिंग व्हील की तरह काम करता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। गार्डियन है हमारे राइट्स का, बैलेंसिंग व्हील की तरह काम कर रहा है, एक एपेक्स बॉडी है, फाइनल इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन की सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो सबसे पहले आर्टिकल 124 क्लोज 1 आता है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई है। यहाँ पे बोला गया कि भैया एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट है वो नंबर ऑफ जजेस प्रिस्क्राइब करेगा। तो यहाँ पे पहले नॉट मोर देन 7 अदर जजेस, इसकी बात हुई थी। हालांकि समय के साथ साथ नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज होते गए, लेकिन पहले जो बात हुई वो ये हुई। तो एक हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी नंबर ऑफ जजेस जो कि 7 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे ये कौन तय करेगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तय करेगा। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ जजेस को कौन तय करता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत का संविधान जब कमेंस हुआ था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस थे और नॉट मोर देन 7 अदर जजेस, यानी 7 से कम जजेस थे। पार्लियामेंट के पास पावर है कि लेजिस्लेशन के माध्यम से वो नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज कर सकता है, और इंडियन पार्लियामेंट ने किया भी। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि 1956 में सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट आया, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज किया गया था 1956 में। तो 1950 में तो सुप्रीम कोर्ट बना ही, और 1956 में जाके नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज हो गए। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करें तो इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 124 क्लोज 2। तो क्लोज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सवाल बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जिनके साथ प्रेसिडेंट को लगता है कि बात करनी चाहिए, उनके साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट भी करता है और फिर एक अपना मन बनाता है कि ये जो जज है, इस जज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जज है वो नियुक्त किया जा सकता है। इनिशियल सिस्टम क्या था? प्रेसिडेंट जो था वो जजेस को अपॉइंट करता था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करके। कौन से जजेस के साथ कंसल्ट करेगा? प्रेसिडेंट को जो डीम नेसेसरी, यानी अच्छा लगेगा कि भाई इसके साथ कंसल्ट करना चाहिए। फिर धीरे धीरे कोलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ। यहाँ पे आता है फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। इन सारों को हम आगे विस्तार से देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सीरीज ऑफ जजमेंट्स हुई जिसकी मदद से अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है वो कोलेजियम सिस्टम में इवोल्व होता है,
करंट सिस्टम क्या है, अभी जो जजेस हैं वो कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से अपॉइंट होते हैं और यहाँ पे जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उसको सबसे पहले रिकमेंड किया जाता है अपॉइंटमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं कोलेजियम सिस्टम के इवोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले एसपी गुप्ता केस, जिसको फर्स्ट जजेस केस भी बोलते हैं। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि यहाँ पे जो कंसल्टेशन है उसका मतलब कॉन्करेंस नहीं है, यानी जो हमारे साथ बातचीत हो रही है, कंसल्टेशन हो रही है, उसका मतलब सहमति नहीं है। कॉन्करेंस का मतलब होता है सहमति, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी बातों से सहमति होनी ही है। प्रेसिडेंट किसी भी प्रकार की जो सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्टेशन हो रही है उसके साथ बाउंड नहीं है। तब ध्यान में दीजिएगा, ये जो फर्स्ट जजेस केस है यहाँ पे कोलेजियम की बात नहीं हुई है, लेकिन बाद में सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट इसको ओवर रूल कर देगा। तो फर्स्ट जजेस केस या एसपी गुप्ता केस में सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे बोलता है कि जो कंसल्टेशन है वो कॉन्करेंस नहीं है, सहमति नहीं है, प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है किसी भी तरीके से, जो भी हमने सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडवाइस दिया है। यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो हाई कोर्ट का जज है उसे भी उसकी विल के अगेंस्ट, यानी अगर वो नहीं भी चाहता है तो भी उसको बाकी हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये बात हुई फर्स्ट जजेस केस में, एसपी गुप्ता केस में। फिर आता है सेकंड जजेस केस। अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो यहाँ पे फर्स्ट जजेस केस में वर्डिक्ट था उसे क्या कर दिया, ओवर रूल कर दिया, और यहाँ पे कंसल्टेशन टू कॉन्करेंस का जो मीनिंग था वो बदल दिया। यहाँ पे क्या बोला गया, नोट बाउंड। यहाँ बोला गया कि ये जो कंसल्टेशन टू कॉन्करेंस है ये बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के लिए, यानी कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा और ये उसके लिए बाइंडिंग है। और इस केस की जजमेंट ने फिर बाद में कोलेजियम सिस्टम को जन्म दिया। तो यहाँ से कोलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई। तो आपसे सवाल बन सकता है कि कौन सा वो केस है जिसने कोलेजियम सिस्टम को जन्म दिया, तो सेकंड जजेस केस। हालांकि अभी तक हमें ये नहीं पता है कि जो कोलेजियम सिस्टम है उसका खाका क्या होगा, कोलेजियम सिस्टम कैसा दिखेगा, तो इसके लिए यहाँ पे थर्ड जजेस केस आता है। अभी यहाँ पे आर्टिकल 124, 217 और 222 में जो कंसल्टेशन का मीनिंग है उसके सवाल के ऊपर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात होती है, जहाँ पे कोर्ट रूल करता है कि जो कंसल्टेशन है वो किसके साथ होगी, कोलेजियम के साथ। यहाँ पे कोलेजियम का जन्म तो हुआ लेकिन हमें पता नहीं है कि कोलेजियम सिस्टम है क्या। यहाँ पे बताया गया कोलेजियम सिस्टम क्या होगा। 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। तो कोलेजियम सिस्टम जो है उसमें 5 होंगे लोग। कौन कौन, एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। हालांकि ये हो गए 5 नंबर हो गया, 4 सीनियर मोस्ट जज हो गए और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया। हालांकि छठा भी हो सकता है, वो कौन होगा वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि जो कोलेजियम सिस्टम है उसका मतलब क्या है, जजेस सेलेक्टिंग जजेस। जो जज हैं वो बैठ रहे हैं और यहाँ पे जज ही जज को सेलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब कि जज अपॉइंट कौन होगा ये जज ही डिसाइड कर रहा है, बस वो फॉर्मली जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा हो रही है, लेकिन जज कौन अपॉइंट होगा इसका डिसीजन जज ही कर रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में देनी है कि ये जो कोलेजियम सिस्टम है ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के थ्रू इवॉल्व हुआ है। ऐसा कोई भी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं है, संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, प्लस पार्लियामेंट ने भी ऐसा कोई एक्ट पास नहीं किया है। तो यहाँ पे ना तो ऐसा कोई एक्ट है जो पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ है और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स हैं जिसके माध्यम से ये सिस्टम इवॉल्व हुआ है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, जजेस सेलेक्टिंग जजेस। अब कोलेजियम सिस्टम का क्रिटिसिज्म आता है। क्या क्रिटिसिज्म है, देखो सबसे पहले लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। 4 दीवारों के अंदर बिहाइंड क्लोज डोर्स एक सिलेक्शन प्रोसेस हो रही है जिसके बारे में जनता को कोई भी जानकारी नहीं है। हमें नहीं पता कि तुम कौन से क्राइटेरिया का यूज़ कर रहे हो किसी भी जज की अपॉइंटमेंट के लिए, क्या मेरिट्स और क्या डीमेरिट्स तुम उस व्यक्ति में देख रहे हो जिसको तुम रिकमेंड कर रहे हो कि इस व्यक्ति को अगला जज नियुक्त किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी की कमी है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी।
अब ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये किसी भी एक्सटर्नल बॉडी के लिए अकाउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट प्रोसेस में चेक्स और बैलेंसेस के ऊपर कई ज़्यादा कंसर्न्स रेज होते हैं। तीसरा आता है लैक ऑफ डाइवर्सिटी। अब ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म यहाँ पे देखने को मिला है कि कॉलेजियम सिस्टम से जो जज निकल कर आ रहे हैं उनमें महिलाओं की कमी देखने को मिल रही है, वहाँ पे काफ़ी कम महिलाएं हैं। वहाँ पर माइनॉरिटीज़ जो हमारे ग्रुप्स हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव या जो जज हैं वो कम हैं, प्लस अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से काफ़ी कम जजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी की कमी हमें देखने को मिलती है, ये भी कॉलेजियम सिस्टम का एक क्रिटिसिज्म है। फिर आता है पोटेंशियल फॉर करप्शन। कई बार यहाँ पे पोटेंशियल फेवरेटिज्म की बात हुई है कि भैया ये जो व्यक्ति है ये हमारा फेवरेट है तो इसको अगला जज सुप्रीम कोर्ट में बनाया जाए। या नेपोटिज्म की बात हुई है, भाई भतीजावाद की बात हुई है कि ये भाई फलाने का भतीजा है, फलाने का भांजा है, चाचा है, तो इसको पकड़ के जज बना दिया जाए। तो इस प्रकार से भी कई बातें की जाती हैं। जब यहाँ पे ऐसा होता है कि नहीं होता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कई ऐसे जो बड़े बड़े इमिनेंट जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो कानून को जानते हैं, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कॉलेजियम सिस्टम को कि यहाँ पे फेवरेटिज्म भी होता है, यहाँ पे नेपोटिज्म भी होता है। तो ये कॉलेजियम सिस्टम का क्रिटिसिज्म है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट, उसने कोशिश करी कि इसको थोड़ा सुधारा जाए। इसके लिए यहाँ पे NJAC को लाया गया, दैट इज़ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। NJAC का जो प्रपोज़ल था वो गवर्नमेंट लेकर आई थी, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, सवाल बन सकता है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत सरकार ने ये एक अटेम्प्ट किया कि कॉलेजियम को रिप्लेस किया जाए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन से। हालांकि ये रिप्लेस नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपनाने से मना कर दिया था। क्या बोला गया उसको हम आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे जो NJAC है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, उसमें होगा क्या? उसमें सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, फिर यहाँ पे 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे, प्लस 2 इमिनेंट पर्सन्स होंगे जिनको एक कमेटी के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और LOP यानी लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, जो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है। अब यहाँ पे ध्यान से यहाँ देखो कि यहाँ मैं बोल क्या रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। यहाँ पे कौन कौन है? यहाँ पे एक आगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 हमारे पास यहाँ पे सीनियर मोस्ट जजेस आगे सुप्रीम कोर्ट के, प्लस यहाँ पे यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, जो लॉ मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पे होंगे NJAC में, प्लस 2 यहाँ पे एमिनेंट पर्सन्स हैं। ये जो एमिनेंट पर्सन्स हैं इन्हें नॉमिनेट किया जा रहा है। ये नॉमिनेट कौन कर रहा है? ये नॉमिनेट एक कमेटी कर रही है। नॉमिनेट कौन कर रहा है? एक कमेटी कर रही है। ये कमेटी किस किस की है? इस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर हैं, इस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और इस कमेटी में लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो ये तीनों 2 लोगों को चुनेंगे, एमिनेंट पर्सन। एमिनेंट पर्सन कौन हुए यहाँ पे? जिनको लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी अच्छा ज्ञान है, और वो यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये हमारे पास NJAC है, 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और 2 एमिनेंट पर्सन हैं जिसको एक कमेटी के द्वारा नॉमिनेट किया जा रहा है। उस कमेटी में कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये प्रपोजल आया 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कि ये ऐसी कुछ NJAC दिखेगी, और ये फिर अगले जज को डिसाइड करेगी कि कौन सा व्यक्ति अगला सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे 4th जजेस केस आया। हमने फर्स्ट जजेस केस देख लिया, सेकंड जजेस केस देख लिया, थर्ड जजेस केस देख लिया। फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भैया जो प्रेसिडेंट है उसके साथ जो बातचीत हो रही है वो कॉन्क्रेंस नहीं है, वो सहमति नहीं है, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उसको नकार सकता है। सेकंड जजेस केस में बोला ये बाइंडिंग है, और यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम का बर्थ हुआ। थर्ड जजेस केस में खाका तैयार हुआ कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होगा, कैसा होगा। 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, 5 लोग होंगे। लेकिन अब यहाँ पे बीच में आ गई NJAC 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो इसके बाद 4th जजेस केस आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने NJAC जो 2015 में आया था इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भारत के संविधान के खिलाफ है।
अब ये कैसे खिलाफ है? यहाँ पे कहा गया कि एनजेएसी जो है वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को वायलेट करता है। भारत के संविधान में लिखा है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए तो यहाँ पे ज़रा देखिए, यहाँ पे यूनियन लॉ मिनिस्टर जो कि एक एग्जीक्यूटिव है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो दो एमिनेंट पर्सन्स को तुम चूज़ कर रहे हो उस कमेटी में पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जब लॉ मिनिस्टर आ गया, पीएम आ गया, लीडर ऑफ अपोजिशन आ गया, तो ये क्या कर रहा है, ये जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है इसको वायलेट कर रहा है। और जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही थी। इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, इसको हम अच्छे से अलग वीडियो में कवर करेंगे, इसकी पूरी हिस्ट्री को भी कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने केस याद रखना है, केशव नंदा भारती केस के तहत बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई थी और इसी बेसिक स्ट्रक्चर में जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी है। तो ये जो एनजेएसी है ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को वायलेट करता है। यहाँ पे एक और क्रिटिसिज्म ये भी आया और वो था सेपरेशन ऑफ पावर। देखो मेरी राइटिंग बहुत गंदी है तो आपने मेरे शब्दों पे ध्यान देना है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, सेपरेशन ऑफ क्या, पावर, कि यहाँ पे जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है उसकी पावर क्या है, सेपरेट है। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की अगर बात हुई है तो यहाँ पे ओवरलैप क्यों हो रहा है, जुडिशरी के काम धंधे में जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो क्यों एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे ये क्रिटिसिज्म था। और इसके तहत फोर्थ जजेस केस में जो एनजेएसी है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। हालांकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉलेजियम का क्रिटिसिज्म है उसको एक्नॉलेज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कॉलेजियम में काफ़ी ज़्यादा कमियां हैं, इसका क्रिटिसिज्म जायज़ है। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉमिस किया कि हम वो सारे मेजर उठाएंगे ताकि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है कॉलेजियम का उसे हम इम्प्रूव कर सकें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना सकें। अब यहाँ पे बात होती है एमओपी यानी कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की। तो यहाँ पे हाई कोर्ट कॉलेजियम रिकमेंडेशन आती हैं। तो यहाँ पे एक प्रोसेस शुरू हुई हाई कोर्ट के कॉलेजियम में जिसको चीफ जस्टिस जो है वो हेड करता है कि जो नाम है वो सेंटर को रिकमेंड कर दिए जाएंगे कि हम किस व्यक्ति को अगला जज चुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं भी अगला जज होगा हाई कोर्ट का, ये नाम हम सेंटर को रिकमेंड कर देंगे। फिर आता है गवर्नमेंट कंसल्टेशन। सेंटर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के ओपिनियन सीख करती है, प्लस इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो इनपुट्स हैं उसे भी सीख करती है। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो यहाँ पे क्यों आता है, क्योंकि भाई जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज है ये बहुत ही बड़ी कुर्सी है, बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो भी अपनी तरफ से सब कुछ ओके करे कि हाँ भाई ये बंदा सही है, ये जज बन सकता है, कि पता चले भाई पाकिस्तान या किसी और देश के साथ कोई लिंक है या ऐसा कुछ है, तो इसलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी अपना काम करना पड़ता है। फिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का रिव्यू। तो यहाँ पे आईबी के इनपुट्स जो हैं उसे भी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भेजा जाता है जज को चुनने से पहले कंसीडर करने के लिए कि ये चीज़ें हैं, ये इनपुट्स हैं, इसको भी आप कंसीडर करो। और फिर आता है फाइनल डिसीजन। तो सब चीज़ें जब क्लियर हो जाती हैं तो फाइल जो है उसको गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिया जाता है नोटिफिकेशन के लिए या ऑब्जेक्शंस के लिए। और कॉलेजियम जो है वो अपना जो डिसीजन है वो रीआइटरेट करता है जो कि गवर्नमेंट को फिर बाइंड कर देता है। तो यहाँ पे ये होता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। एमओपी ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के 3 ऐसे डिसीजंस हैं या जजमेंट्स हैं जिसके बेसिस पे इवोल्व हुआ है। तो फर्स्ट जजेस केस 1981 में, ईयर ध्यान रखिएगा, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जजेस केस 1981, सेकंड जजेस केस 1993, थर्ड जजेस केस 1998। तो इनके बेसिस पे ये जो एमओपी है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ये इवोल्व हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्रिटिसिज्म में सबसे बड़ी बात देखी, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। 4 दीवारों के अंदर जज बैठ रहे हैं और अपने हिसाब से एक जज को चूज कर ले रहे हैं कि यह अगला सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। फिर जब यहाँ पे एनजेएसी आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम के जो क्रिटिसिज्म्स हैं उसको एक्सेप्ट किया और कहा कि भाई हम सारे मेजर्स उठाएंगे जिससे कॉलेजियम सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि कौन कौन से ऐसे मेजर्स उठाए गए ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए। तो कुछ रिफॉर्म्स प्रपोज हुए, जैसे कि जजेस का जो सिलेक्शन हो रही है उसके पीछे क्या रीज़न है, कौन कौन से मेरिट्स हैं जिसको देख के तुम किसी व्यक्ति को चूज़ कर रहे हो कि ये अगला जज होगा, इसको पब्लिक कर दिया जाए, फिर जनता को बताया जाए भाई इस बंदे में ये खूबियाँ हैं और इसलिए हमने इसको अगला जज बनने के लिए चूज़ किया है।
इंश्योर पब्लिक व्यूज़ आर कंसीडर इन द सिलेक्शन प्रोसेस, की पूरी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें जनता के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उसको भी देखा जाए, सुना जाए। फिर यहाँ पे इंडिपेंडेंट बॉडी बननी चाहिए जो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र को ओवरसी करे। इसके साथ साथ ज़्यादा पार्टिसिपेटरी प्रोसेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स भी हों, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हों और पब्लिक मेंबर्स भी हों। ये कुछ प्रपोज्ड रिफॉर्म्स हैं। इंटरनेशनल मॉडल्स की बात करें तो यहाँ पे 2 देश आते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम, जहाँ के मॉडल्स को हम देख सकते हैं और उनसे कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे जो जजेस होते हैं उसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सीनेट का कंसेंट लिया जाता है। सीनेट अगर किसी व्यक्ति के ऊपर हाँ बोलेगा, मोहर लगाएगा कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है जज बनने के लिए, तो वहाँ पे वो जज बनेगा। अब जो भी कैंडिडेट है जिसको जज बनाया जाएगा उसे अमेरिकन बार एसोसिएशन कमेटी के द्वारा असेस किया जाता है, देखा जाता है कि ये बंदा सही है कि नहीं है, और उसके बाद सीनेट जुडिशरी कमेटी के द्वारा उसे रिव्यू किया जाता है। तो यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा यहाँ पे स्टेप्स हैं। सबसे पहले अमेरिकन बार एसोसिएशन कमेटी उसे एसेस करेगी, उसके बाद सीनेट जुडिशरी कमेटी उसको रिव्यू करेगी। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यहाँ पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन होती है जो पूरी की पूरी अपॉइंटमेंट्स को देखती है। यहाँ पे जो JAC है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसमें 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 जजेस होते हैं और जो 12 हैं वो ओपन कंपटीशन के तहत सेलेक्ट किए जाते हैं। तो अभी यहाँ पे तुम ये देखो कि यहाँ फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म होने की बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो ओपन कंपटीशन के तहत सेलेक्ट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों देशों में, यूनाइटेड स्टेट्स में और यूनाइटेड किंगडम में, जो प्रोबेबिलिटी है फेवरेटिज्म की या नेपोटिज्म की वो बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन भारत में ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। अब हम बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट की। अब यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है वो सीनियोरिटी के बेसिस पे होती है, और जो बाकी जजेस हैं उनके साथ ऑब्वियसली कंसल्टेशन के साथ होती है, जो हमने कोलेजियम सिस्टम देखा। लेकिन फिर भी सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो सीनियर मोस्ट जज को दी जाती है। कोलेजियम सिस्टम हमने देखा 5+1 कोलेजियम सिस्टम। अब यहाँ पे हमने तो देखा था 4+1 कोलेजियम सिस्टम। देखो, एक हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 हो गए सीनियर मोस्ट जजेस, तो 5+1 क्या हो गया। देखो, कुछ केसेस में 5+1 कोलेजियम सिस्टम हो सकता है। किन केसेस में, जैसे नॉर्मल जो कोलेजियम है आपका, उसमें आपका एक तो आ गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 आ गए सीनियर मोस्ट जजेस। लेकिन अगर मान लो अगला जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इन 4 सीनियर मोस्ट जजेस में से नहीं है, ठीक है, तो इस केस में जो कोलेजियम सिस्टम है उसमें ये जो अगला नेक्स्ट CJI इन लाइन है, देखो ये वाला CJI प्रेजेंट CJI है और ये नेक्स्ट CJI है। तो इस केस में क्योंकि जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो अगले CJI नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो नेक्स्ट CJI है इन लाइन उसको भी कोलेजियम का पार्ट बना लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया 5+1 कोलेजियम सिस्टम। टिपिकली यहाँ पे एक CJI और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, लेकिन जो सक्सेसर CJI है वो इन चारों से अगर नहीं है तो 6th मेंबर को भी यहाँ इंक्लूड कर लिया जाता है। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स की हम बात करें तो देखो 2007 में जो CJI KG बालकृष्णन थे, तो उनके समय जो नेक्स्ट CJI इन लाइन थे SH कपाडिया, उन्हें एज अ 6th मेंबर कोलेजियम में इनवाइट किया था। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल है 5+1 कोलेजियम सिस्टम का। एक और एग्जांपल यहाँ आता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ जी का जो टेन्योर था एज अ CJI, वहाँ पे जस्टिस खन्ना को 6th मेंबर कोलेजियम का बनाया गया था नवंबर 9, 2022 को। अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। सबसे पहले वो भारत के नागरिक होने चाहिए। ऑब्वियसली भारत के संविधान का जो जज बनेगा वो भारत का नागरिक तो होगा ही होगा, विदेशियों को तो हम जज क्यों ही बनाएंगे, तो भैया मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। जुडिशियल एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हाई कोर्ट में वो एटलीस्ट 5 साल तक जज होना चाहिए। तो पहले सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले 5 साल तक वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, और 10 साल तक उन्होंने एज एन एडवोकेट किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया होना चाहिए। ये एडवोकेट एक्सपीरियंस कितने साल का, 10 साल का। तो एटलीस्ट 10 साल का एडवोकेट एक्सपीरियंस चाहिए और 5 साल के हाई कोर्ट जज का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद वो क्वालिफाई होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। फिर आते हैं डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। अब यहाँ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट ये व्यक्ति होना चाहिए प्रेसिडेंट की नज़र में। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का यहाँ मतलब यही हुआ कि भाई उसको कानून वगैरह का अच्छे से बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। किसकी नज़र में, प्रेसिडेंट की नज़र में। प्रेसिडेंट की नज़र में क्यों,
क्योंकि भाई प्रेसिडेंट ही तो उसको अपॉइंट करेगा। हालांकि कॉलेजियम सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है, मतलब वहाँ तो जज ही डिसाइड कर रहे हैं ना जज को। लेकिन अब यहाँ पे पॉलिटी की किताबों में लिखी हुई हैं तो आपको पढ़ाने भी मेरे को पड़ेंगी और आपको पढ़ने भी पड़ेंगी, क्योंकि इनसे सवाल बन भी सकता है। तो इसलिए ये पढ़ना भी ज़रूरी है और मेरे को पढ़ाना भी ज़रूरी है। आर्टिकल 124 क्लोज 6 जो है वो ये बात करता है कि जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होगा मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब ऑन ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट, कि ओबियसली उसको एक ओथ लेने पड़ेगी प्रेसिडेंट के सामने। ये बात करता है आर्टिकल 124 क्लोज 6, ओथ एंड अफर्मेशन। अब टेन्योर एंड रिटायरमेंट की बात करें तो टेन्योर की बात करता है आर्टिकल 124 क्लोज 2। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज है वो जज रहेगा 65 की उम्र तक। जब तक वो 65 साल के नहीं होते हैं तब तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हैं, अनटिल और अनलेस वो अपनी मर्जी से अगर ना छोड़ दें या फिर किसी भी मिसकंडक्ट के लिए उन्हें रिमूव ना कर दिया जाए। अब ये रिमूव कैसे होते हैं वो हम आगे देखेंगे। रिमूवल का जो मोशन होता है लोकसभा में राज्यसभा में कैसे होता है, क्या होता है, सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो एक तो हो गया कि 65 साल की उम्र जब तक उनकी नहीं होगी तब तक वो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। अगर वो बीच में रिज़ाइन करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज तो लिख के उनको अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ जजेस की, कि जजेस का रिमूवल कैसे हो सकता है। तो अब यहाँ पे आर्टिकल 124 क्लोज 4 है जो जजेस के रिमूवल की बात करता है। तो इस आर्टिकल के तहत जजेस को रिमूव किया जा सकता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, सवाल बन सकता है कि कौन सा आर्टिकल के तहत जजेस को रिमूव किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 124 क्लोज 4। अब यहाँ पे जो रिमूवल है वो ऐसे तो हो नहीं जाएगा भाई, सुप्रीम कोर्ट का जज है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं भाई, अपना मन किया तो रिमूव कर दिया। तो इसलिए इसके कुछ ग्राउंड होने चाहिए। पहला, या तो इनकैपेसिटी, कि भाई जज को देख के लगता है वो कैपेबल अब नहीं रहा है बढ़िया अपना जो काम है उसको करने के लिए। दूसरा, प्रूवन मिसबिहेवियर, कि अगर ऐसा कोई मिसबिहेवियर वो करता है तो फिर उसको भाई रिमूव किया जा सकता है। अब इनिशिएशन, कि ये जो रिमूवल है ये कैसे होगा, पार्लियामेंट में होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रिमूवल का जो मोशन है वो लाया जा सकता है। अगर मान लो लोकसभा में लाया जा रहा है तो ये जो मोशन है इसमें 100 से ज़्यादा लोगों का समर्थन चाहिए, यानी 100+ मेंबर्स जो हैं उनको इस मोशन पे साइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको राज्यसभा में लाया जा रहा है तो यहाँ पे 50+ मेंबर्स इनफ हैं। इतने मेंबर्स अगर इसको साइन करते हैं तो ये मोशन राज्यसभा में आ जाएगा, 100+ करते हैं तो लोकसभा में आ जाएगा। अब मान लो कि लोकसभा में राज्यसभा में जहाँ पर भी आया वहाँ पे जो रिक्वायर नंबर है मोर देन 100 लोकसभा में, मोर देन 50 राज्यसभा में, इतना समर्थन इस मोशन को मिल जाता है, इतने मेंबर्स इसका समर्थन कर देते हैं, तो क्या होगा, लोकसभा में फिर यहाँ पे जो साइन नोटिस है वो चला जाएगा स्पीकर के पास, और जो राज्यसभा में है वो कहाँ चला जाएगा, चेयरमैन के पास। अभी यहाँ पे मोशन स्पीकर और चेयरमैन के पास चला गया, तो ये होगी इनिशिएशन। अब इनिशिएशन के बाद क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन। अगेन भाई कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो ऐसा तो है नहीं किसी ऊपर इल्ज़ाम लगे और तुमने इसको मान लिया कि हाँ ये गलत है। इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, इसके ऊपर बात होती है, आपने इसको पढ़ा होगा। जब तक आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो सिद्ध नहीं होते तब तक आप क्या हो, इनोसेंट हो। तो इसलिए अब ये जो यहाँ पे कोई भी ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे इस जज को रिमूव करने के लिए यहाँ पे मोशन लाया गया है उन ग्राउंड्स को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो अब सवाल है कि इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, तो यहाँ पे 3 मेंबर कमेटी बनेगी। ध्यान दीजिएगा इस कमेटी में कौन कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट क्या हुआ, वही भाई जिस व्यक्ति को बढ़िया कानून का, लॉ का नॉलेज है। तो ये 3 मेंबर की कमेटी बनेगी। अब जिस भी कंप्लेंट या ग्राउंड के ऊपर ये मोशन आया है ये उस कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करेगी। तो ये इन्वेस्टिगेशन दूसरी प्रोसेस होगी, पहला इनिशिएट हुआ, दूसरा इन्वेस्टिगेशन। एक कमेटी करेगी, 3 मेंबर कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तीसरे आते हैं रिपोर्ट सबमिशन। अब यहाँ पे ये कंप्लेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की और एक रिपोर्ट बनाई। ये रिपोर्ट अब रिलीवेंट हाउस में जाएगी। रिलीवेंट हाउस क्या हुआ, जिस हाउस में मोशन आया है। अगर लोकसभा में आया है तो ये लोकसभा के स्पीकर के पास दे दी जाएगी। राज्यसभा में आया है तो राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं तो चेयरमैन के पास यहाँ पे ये दे दी जाएगी। ये सबमिशन होगी रिपोर्ट की। कौन दे रहा है, ओबियसली ये 3 मेंबर कमेटी, ये सबमिशन होगी। अब इसके बाद चौथा आता है पार्लियामेंट्री वोट। अभी यहाँ पे इस रिपोर्ट के ऊपर
पार्लियामेंट जो है वो वोट करेगी। अब ये वोटिंग भी इजी नहीं है, यहाँ पे मेजॉरिटी की बात है कि यहाँ पे कौन सी मेजॉरिटी चाहिए। मेजॉरिटी में टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी आते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, जितने भी टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी हैं उसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में एग्जाम्पल के साथ कवर किया है, आपको समझाया है कि कौन कौन सी मेजॉरिटी होती हैं, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, प्लस कौन सी मेजॉरिटी कहाँ पे यूज़ होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे इस केस में अगर हम बात करें जज के रिमूवल के लिए, तो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन हाउसेस। जहाँ पे टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये मेजॉरिटी चाहिए। अब मान लो उस मोशन पे ये मेजॉरिटी मिल गई, तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही दोनों हाउसेस में ये जो मोशन है ये पास हो गया, तो उसके बाद फिर ये चला जाएगा इशू प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट जो है वो रिमूवल का ऑर्डर दे सकता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट उसे रिमूव कर सकता है। तो अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेगा और रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन विद कंसल्टेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सवाल बन सकता है, सीधा सवाल बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव कौन कर सकता है। तो या तो सिर्फ प्रेसिडेंट अगर लिखा है तो प्रेसिडेंट, और ऐसा भी लिखा हो सकता है कि प्रेसिडेंट विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। तो ऑप्शंस में ये भी हो सकता है कि विद अप्रूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, विद अप्रूवल ऑफ सीजेआई, बिल्कुल नहीं, विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये सवाल बन सकता है। तो अब जब हमने रिमूव भी कर लिए, पहले अपॉइंट कर लिया, अब हमने रिमूव भी कर लिए, अब हम बात करते हैं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की। एक केस आता है के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बात ये हुई कि अगर मान लो कोई भी जज किसी भी प्रकार का मिसकंडक्ट करता है, तो क्या उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 4-1 मेजोरिटी, यानी कि यहाँ पे 5 मेंबर्स का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, उस पर 4 लोगों ने एक बात कही, एक व्यक्ति ने थोड़ी अलग बात कही। तो 4 लोगों ने, क्योंकि मेजोरिटी ने से एक बात कही, तो इसलिए वो मानी गई। तो क्या बात कही, बात ये कही कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कुड बी प्रोसिक्यूटेड एंड कन्विक्टेड फॉर क्रिमिनल मिसकंडक्ट। कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज किसी भी प्रकार का अगर क्रिमिनल मिसकंडक्ट करे तो उसे प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है और कन्विक्ट भी किया जा सकता है। तो 4 लोगों ने कहा कि किया जा सकता है, एक व्यक्ति ने कहा नहीं किया जा सकता है। तो क्योंकि 4 लोगों ने कहा किया जा सकता है, तो इसको मान लिया गया, क्योंकि मेजोरिटी जो थी वो इसके पक्ष में थी कि अगर कोई क्रिमिनल मिसकंडक्ट करता है तो उसे प्रोसिक्यूट भी किया जाना चाहिए और कन्विक्ट भी किया जाना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, कौन से केस में, के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको ध्यान में रखिएगा, सवाल बन सकता है। अब यहाँ पे आर्टिकल 124 क्लोज 5 में जो क्रिमिनल कंडक्ट होगा उसको डिफाइन किया गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, कि ऐसा कोई मिसबिहेवियर है। मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस किया जा सकता है किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के ऊपर। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में देनी है आपने कि भारत के संविधान जो है वो ऐसा और कोई भी फोरम परमिट नहीं करता है जिसके तहत किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी हो सकती है। जो भी इन्वेस्टिगेशन जज के ऊपर होगी वो आर्टिकल 124 क्लोज 4 और 5 में जो प्रोसीजर है उसी के तहत होगी। कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसी जैसे कि सीबीआई है, आरबीआई है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये किसी भी जज के किसी एक्ट को, कंडक्ट को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। तो ये सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज है हमारे जजों के पास, जज साहबों के पास, कि वहाँ पे सीबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, ऐसी जो एजेंसीज़ हैं ये उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती हैं। जो भी प्रोसीजर चलेगा वो आर्टिकल 124 क्लोज 4 और क्लोज 5 के तहत ही चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं पैसे की। भाई सैलरीज एंड अलाउंसेस, हमारे जज इतना काम करते हैं तो उनको कितना पैसा मिलता है। सबसे पहले पार्लियामेंट्री डिटर्मिनेशन, आर्टिकल 125 क्लोज 1 जो है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कितनी सैलरी देनी है, ये पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है, डिटरमाइन कर सकती है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस कंडीशंस ऑफ सर्विस अमेंडमेंट एक्ट जो है इसके तहत पार्लियामेंट सैलरी को डिटरमाइन करती है।
प्रिविलेजेस और अलोवेंसेस कौन कौन से हैं? हर जज को जो भी प्रिविलेजेस मिलेंगे, अलोवेंसेस मिलेंगे, लीव ऑफ एब्सेंस है, पेंशन है, ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन होती हैं। अब ये जो प्रिविलेजेस और अलोवेंसेस हैं, एक बार जब जज अपॉइंट हो गया तो उस समय जो भी प्रिविलेजेस और जो भी आपके पास अलोवेंसेस थे वो इसको मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि एक जज 3 महीने के लिए जज रहता है, उसके बाद मान लो कि 65 साल का हो जाता है। अब यहाँ पे ये इस समय अपॉइंट हुआ, मान के चलो जनवरी में अपॉइंट हुआ, तो जन से मान लो फेब, मार्च और अप्रैल तक ये बंदा जज रहता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मार्च में जो हमारी पार्लियामेंट है वो एक नया लॉ लेकर आती है और बोलती है कि चलो ये जो सैलरी या अलाउंस है इसको कम कर दिया जाए। तो अभी यहाँ पे ये जो हमारे जज साहब हैं, जब ये अपॉइंट हुए थे उस समय जितनी सैलरी थी, तो जब तक ये रिटायर होंगे अप्रैल तक का जो महीना है उस समय तक यही सैलरी जो इस समय थी वो ही इनको देने पड़ेगी। अगला जो आएगा फिर जज, उसको फिर उस हिसाब से दी जा सकती है। तो यहाँ पे जो भी प्रिविलेजेस हैं एंड अलाउंसेस हैं कैन नॉट बी वेरीड टू द डिसएडवांटेज ऑफ अ जज आफ्टर अपॉइंटमेंट। तो प्रिविलेजेस और अलाउंसेस हमने देख लिए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये जो हमारे जज साहब पैसा कमा रहे हैं, मतलब सैलरी जो इनको मिल रही है, क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा? क्या जजों को भी अपने पैसे पर टैक्स देना पड़ेगा? तो सवाल है बिल्कुल हाँ। सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस आर टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो हमारे जो जज साहब हैं उन्हें भी अपनी कमाई के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सीट की। तो आर्टिकल 130 है जो कि कोर्ट की लोकेशन की बात करता है। अब आपको सबको पता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में है, ये तो ठीक है, लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत, कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 130 बात करता है, 130 बात करता है, ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 130 बताता है कि कोर्ट की लोकेशन क्या होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया है कि जो दिल्ली है वो सुप्रीम कोर्ट की सीट होगी। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 130। हालांकि यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसे ऑथराइज़ किया गया है कि बाकी प्लेसेस में भी वो सुप्रीम कोर्ट की सीट अपॉइंट कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल उन्हें लेना पड़ेगा। हालांकि ये जो प्रोविज़न है ये ऑप्शनल है, भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। नहीं करना चाहे तो भैया जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। नो कोर्ट कैन डायरेक्ट ईदर द प्रेसिडेंट और द चीफ जस्टिस टू अपॉइंट एनी अदर प्लेस एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कि कोई कोर्ट प्रेसिडेंट को या चीफ जस्टिस को ये नहीं बोल सकता कि भैया ये जगह है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की सीट बना दी जाए। ऐसा कुछ नहीं बोला जा सकता है, ना प्रेसिडेंट को ना चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस का अगर मन करे तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के हिसाब से वो कहीं पर भी सीट खोल सकता है, लेकिन ये ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ बात आती है एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील के आइडिया की। देखो हमारे भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो न्यू दिल्ली में है। अब यहाँ पे पूरे भारत में जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं, मान लो यहाँ पे ऐसे केरल है, यहाँ पे कोई चीज़ निकल के आ रही है तो उसको दिल्ली जाना पड़ रहा है, वो केस दिल्ली में आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा दूर है। और भारत के पूरे अलग अलग स्टेट्स के मुद्दे जब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में आएंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा केस हो जा रहे हैं। और बाकी ये गार्डियन है फंडामेंटल राइट्स का भी, तो किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो जा रहा है तो वो भी दिल्ली में आ रहा है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा केस हो जा रहे हैं, क्योंकि ये अपील जो न्यू दिल्ली तक आ रही हैं पूरे भारत में जहाँ पर भी केस निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपील करना सारों के लिए कन्वीनियंट नहीं है, थोड़ा इनकन्वीनियंट है। तो बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में 5 जज बेंचों ने कंसीडर किया कि नेशनल कोर्ट ऑफ अपील काफ़ी डिज़ायरेबल है, यानी कि एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील होनी चाहिए जिसके कुछ रीजनल बेंचेस होनी चाहिए, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या फिर बाकी जहाँ पर भी ठीक लगता है। और यहाँ पे हाई कोर्ट से जो भी अपील्स निकल के आ रही हैं, हाई कोर्ट में कोई अपील हुई उसके खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। इस केस में हाई कोर्ट के किसी भी जजमेंट के खिलाफ आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप NCA नेशनल कोर्ट ऑफ अपील में जा सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि एक तो यहाँ पे हाई कोर्ट के केस के खिलाफ लड़ना कन्वीनियंट हो गया, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट्स में होगा, मतलब ओबियसली 2-3 स्टेट्स का एक बना दिया जाएगा, ऐसा कुछ किया जा सकता है। और इससे दूसरा क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के खिलाफ अगर कोई अपील करनी है तो यहाँ जाया जा सकता है। फिर सिविल, क्रिमिनल, लेबर, टैक्स मैटर्स में अगर कोई ट्रिब्यूनल्स हैं तो वो यहाँ बनाए जा सकते हैं।
ये एक कंसेप्ट निकल के आया नेशनल कोर्ट ऑफ अपील। तो उसकी वजह से क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सोली कॉन्स्टिट्यूशनल और जो पब्लिक लॉ के केसेस हैं उसी के ऊपर फोकस करेगा। इसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस भी थी। सबसे पहली सिग्निफिकेंस यहाँ पे ये आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये अलो करेगा कि जिसके लिए ये बना था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसी के ऊपर ये काम करे। बाकी ज़्यादा ताम झाम देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे ताम झाम नेशनल कोर्ट ऑफ अपील कर लेगा। इससे सुप्रीम कोर्ट में जो केस बैकलॉग हैं, इतने ज़्यादा केस सुप्रीम कोर्ट में भरे पड़े हैं, वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को एज फाइनल अथॉरिटी ये मेंटेन करेगा ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर्स हैं उनके लिए फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट होगा। प्लस जो लिटिगेंट्स हैं उनको ये जोग्राफिकल कन्वीनियंस देगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि या तो हर स्टेट में होगा या 3-4 स्टेट्स का एक बना दिया जाएगा। तो बजाय इसके कि जैसे साउथ में कोई व्यक्ति है तो उसको अगर हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर के खिलाफ लड़ना है तो उस बेचारे को दिल्ली आने पड़ रहा है, तो यहाँ पे 2-3 स्टेट्स का एक बना दिया जाए तो उसको अब इतनी दूर नहीं आने पड़ेगा, थोड़ी दूर जाने पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लिटिगेंट्स हैं उनके लिए जोग्राफिकली भी ये कन्वीनियंस हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट को ये अलो करेगा कि लॉ को कैसे डेवलप करना है ये उसी के ऊपर फोकस करे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना कि मैं बोल रहा हूँ और तुम सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि अरे वाह यार ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अच्छा आइडिया तो है लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी है। सबसे पहली बात, एडिशनल लेयर जो डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर ये एक अनदर लेयर बनेगा जो कि जो डिलेज हैं उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे सीधा लॉजिक है जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा दिमाग और उतने ज़्यादा आइडियाज़, उतने ज़्यादा अपने अपने फ़िलॉसफीज़ और उतने ही ज़्यादा फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिबेट्स, डिस्कशंस और डिलेज। ठीक है, तो इसलिए ये एक एडिशनल लेयर की तरह काम करेगा और इसकी वजह से पोटेंशियली जो डिलेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। दूसरा आता है फाइनेंशियल बर्डन। आप ये कह रहे हो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा और इसके अलावा और भी बहुत होते हैं, जैसे छोटे मोटे कोर्ट्स होते हैं, लोअर कोर्ट्स एंड ऑल, इनके अलावा तुम एक नया नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बना दो और उसकी कुछ स्टेट्स में ब्रांचेस भी दे दो। तो इन सारी चीज़ों के लिए पैसा भी लगेगा भाई। सबसे पहले बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, फिर वहाँ पे जज हैं, क्लर्क हैं, पीएन हैं, वो सारे के सारी चीज़ें क्या करेंगी, फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करेंगी। एनसीए जो है वो गवर्नमेंट के बजट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन रेज कर देगा। तीसरा आता है डिल्यूजन ऑफ अथॉरिटी। इस समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर्वोसरा है। सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स बॉडी है, इसका जो ऑरा है, जो रुतबा है वो डिल्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिल्यूजन ऑफ अथॉरिटी हो जाएगी। चौथा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स। अब ऐसा भी आर्ग्यू किया जाता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि जो अपील्स को हेयर करना है, जो अपील्स को सुनना है, उसे भारत के संविधान में फंडामेंटल स्ट्रक्चर माना गया है। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है नेशनल कोर्ट ऑफ अपील एंड एनीथिंग लाइक दैट, तो आपको आर्टिकल 130 में अमेंडमेंट करने पड़ेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ अल्टर करने वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए ये जो आइडिया था नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, इसको सेंटर ने 2014 में रिजेक्ट कर दिया था। सवाल है कि ये आइडिया दिया किसने था, तो एक चेन्नई बेस्ड लॉयर हैं मिस्टर वसंत कुमार जी ने ये एक आइडिया दिया था जिसको सेंटर ने रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने प्रपोज किया था कि एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील होना चाहिए और इसके कुछ रीजनल बेंचेस भी होने चाहिए, लेकिन सेंटर ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया है ताकि जो एनसीए की पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर डिबेट की जा सके, उसको देखा जा सके कि क्या एनसीए पॉसिबल है कि नहीं है। तो हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस समय एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है जो इसके ऊपर डिबेट कर रहा है। अब कोर्ट की फंक्शनिंग में कुछ स्पेशल प्रोविजंस आते हैं, चलो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है एक्टिंग चीफ जस्टिस की। देखिए आर्टिकल 126 के तहत अगर मान लीजिए कि चीफ जस्टिस का ऑफिस वेकेंट है
या फिर चीफ जस्टिस अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी और जज को कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पे नियुक्त कर सकते हैं ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 126 के तहत। दूसरा आता है एड होक जजेस। अगर मान लो कोरम में, कोरम क्या होता है कि भैया हमें यहाँ पे इतने नंबर ऑफ जजेस, स्पेसिफिक नंबर ऑफ जजेस चाहिए, लेकिन अगर मान लो उतने जज ही नहीं हैं तो क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे? किसी भी हाई कोर्ट के किसी जज को इस कोरम में टेम्परेली अपॉइंट कर सकते हैं एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। हालांकि ऑब्वियसली उसके लिए उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेने पड़ेगी, और जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, जो कंसर्न चीफ जस्टिस है, यानी कि जिसको वो सुप्रीम कोर्ट में जज बना के लेके आना चाहते हैं, उनके साथ कंसल्ट भी करना पड़ेगा। तो ये एड होक जजेस हैं कि अगर मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगे कि कोरम हमारा अधूरा है, पूरा नहीं है, तो हाई कोर्ट के किसी भी जज को वो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं हो सकती है। हाई कोर्ट का जो कंसर्न जज है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा रहा है, उसके साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, प्लस प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लेने पड़ेगी। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत हो सकता है? 127। तो सवाल बन सकता है कि कौन से आर्टिकल के तहत एड होक जजेस की बात करी है। एड होक क्या होता है? टेम्परेरी। एड होक का मतलब ही टेम्परेरी होता है। तो ये जो जज लाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट का, ये टेम्परेरी आ रहा है क्योंकि कोरम जो है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो किसके तहत चीफ जस्टिस ये कर सकता है? आर्टिकल 127 के तहत। फिर आता है रिटायर्ड जजेस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी रिटायर्ड जज को टेम्परेली रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप जज की तरह यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आएँ और अपना काम करें। ओबियसली यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उसका कंसेंट लेना पड़ेगा, और जिस भी रिटायर्ड जज को दोबारा टेम्परेली जज नियुक्त किया जाएगा, बनाया जाएगा, उससे भी कंसेंट लेना पड़ेगा। ये जो अपॉइंटी होता है उनको सैलरी और अलाउंसेस उतने ही मिलते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन होते हैं। तो यहाँ पे जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको अगर दोबारा जज बनाना है तो उनके सैलरी और अलाउंसेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन कर रहा है, पार्लियामेंट डिटरमाइन नहीं कर रही है। और ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 128। रिटायर्ड जजेस की बात आर्टिकल 128, और एडहॉक जजेस की बात आर्टिकल 127। तो ये है भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब हमारे यहाँ पे बची हैं जुडिशियल ओवर रीच, जुडिशियल रिव्यू, और इस प्रकार की जो भी चीज़ें बची हैं उनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ये ऑलरेडी बहुत ही बड़ी वीडियो हुई है, हालांकि मैं विस्तार से सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे आपके लिए कवर हो जाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यूज़ के लिए छोटी सी वीडियो बना दी, ऐसा नहीं है। होलिस्टिकली सारी चीज़ों को कवर करेंगे ताकि आपको पहली चीज़ तो प्रिपरेशन के लिए कहीं और ना जाना पड़े, और दूसरा ये है कि आपको बढ़िया हाई लेवल का स्टडी मटेरियल मिले। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ पढ़नी है, या आपको एमसीक्यूज़ करने हैं, तो एमसीक्यूज़ को मैं अलग वीडियो में कवर करूँगा। मैंने आपको पहले भी कहा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज ही वो वीडियो आपको मिल जाएगी, सुबह ये मिलेगी, शाम को वो मिल जाएगी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। बाकी वीडियोस को इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके देखिए। पीडीएफ वगैरह आपको हमारी ऐप में मिल जाएगी, कुछ ही दिनों में हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। बाकी काफ़ी मेहनत लगी है मुझे ये वीडियो बनाने में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जैसे आप इसको लाइक करोगे तो वहाँ पर एक हाइप का ऑप्शन भी आएगा, अगर आप चाहें तो आप उसको भी दबा सकते हैं अगर आपको ऑप्शन आता है तो। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिप्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।